अमित, मैं तुम्हारे माता पिता से तंग आ गई हूँ। रोज रोज की खिटपिट से अब मुझसे नहीं रहा जाता। तुम इन्हें वृद्धा आश्रम भेजते हो या मैं मायके चले जाऊंगी। तब अमित बोला, नहीं, तुम मायके जाने की बात मत करो। तुमको पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अमित अपनी पत्नी सुलेखा से बोला, मैं बहुत ही जल्दी कुछ कर रहा हूँ। इतने में अंदर से आवाज आई, अमित बेटा अमित। अमित अंदर जाते हुए बोला, क्या है पिताजी? जब देखो तो आप अमित अमित चिल्लाते रहते हो। पिताजी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है ना बेटा, तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तुम्हारी माँ को दांत दिखाने हैं और मुझे अपने कान दिखाने हैं। अमित बोला, बस इतना ही काम है? आपको पता चल गया कि आज मेरी छुट्टी है, तो आप आज मेरी छुट्टी का सत्यानाश करके ही रहोगे। मेरे भी कुछ काम है जो मैं आज करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मेरा काम बिगड़ जाएगा। तब पिताजी बोले, ठीक है, तो इतना नाराज क्यों होता है? जा तू अपना काम कर ले, मैं देख लूँगा। इतना बोलते ही अमित के पिताजी बोले कि अबे सुनती है क्या, चल मेरे साथ, मैं तेरे दांत दिखा देता हूँ और अपने कान भी दिखाऊंगा। वहाँ से बैंक से थोड़े पैसे निकाल लूँगा, मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं। पिताजी अमित की माँ को इस तरह से बोले और दोनों बाहर चले गए। इधर अमित की पत्नी बोली कि अब तो हद हो गई है अमित, तुम्हारे माता पिता तो पहले ये चाहिए वो चाहिए बातें किया करते थे, अब उनका हफ्ते में 4 बार हॉस्पिटल का खर्चा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ। अमित बोला कि हाँ बहुत हो गई, अब जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। दोनों इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि बाहर से मम्मी पापा की बातें करने की आवाज़ आई। पिताजी बोल रहे थे कि 4 दिन के बाद डॉक्टर वापस बुलाया है, देखते हैं दवाई सूट करती है कि नहीं, और देखो 4 दिन के बाद मेरे कान की मशीन भी वापस आ जाएगी तो मुझे भी अच्छी तरह से सुनाई देने लगेगा। इस तरह से दोनों बातें करते हुए बाहर खड़े थे। अमित ने माता पिता की ये बातें सुनी और दौड़ता हुआ अपनी पत्नी सुलेखा के पास गया और बोला, सुलेखा मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया मिल गया है इन माता पिता को घर से निकालने का, इनसे छुटकारा पाने का। तब पत्नी के कानों में जाकर कुछ बोला और सुलेखा खुशी के मारे फूली नहीं समाई। अमित जाकर दरवाज़ा खोला और पिता और माता दोनों घर के अंदर आई। तब सुलेखा गर्म दूध ले जाकर माता पिता को दी और बोली, आप दोनों आ गए, लो गर्म दूध लो और दवाइयाँ खा लो। इतना कहकर सुलेखा दूध वहीं टेबल पर रख दी और माँ के पैर दबाने लगी। माँ पिताजी की तरफ देखते हुए आश्चर्यचकित से देखा, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। फिर भी माँ सोची कि बहू है, मैं अकेली निकल गई थी तो शायद इसको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए कुछ नहीं बोली। 3 दिन में दोनों की हालात ऐसे बदल गई थी, ऐसे रवैया बदल गए थे कि माता पिता को दोनों ने इस तरह से खुश किया, किसी ने उनको लगा ही नहीं कि यही मेरे बच्चे हैं। दोनों ने इस तरह से सेवा करना स्टार्ट कर दिया था। आज तीसरा दिन था। अमित बोला, पिताजी आप दवाइयाँ लेके आइए, डॉक्टर आपको दोबारा कब बुलाया है? तब पिताजी बोले कि कल ही तो बुलाया है, कल डॉक्टर के पास जाना है। तब अमित बोला, पिताजी आप अकेले मत जाना, कल मैं लेके आप लोगों को खुद चलूँगा और वहाँ पहले आप लोगों को डॉक्टर के पास लेके चलूँगा, इसके बाद आप दोनों को घुमाने लेके चलूँगा, फिर हम तीनों किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। इतना सुनते ही सुलेखा आ गई, वो भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। सुलेखा बोली, अमित मुझे भी लेके चलो ना मम्मी पापा के साथ। अमित बोला, हाँ ठीक है, तुम भी चलो। दूसरे दिन सुबह ही सभी वहाँ से तैयार होकर चल दिए। अमित पहले मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके गया, उसके बाद वो गाड़ी दौड़ाते हुए दूर हाईवे की तरफ ले गया। 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद एक सुनसान एरिया आया। वहाँ पर अमित थोड़ी दूर में गाड़ी को घर घर करते हुए गाड़ी को रोक दिया। अमित की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रोक दी? अब प्यास भी बड़ी जोर से लगी है, कोई भी होटल हो वहाँ पे रोको, भूख भी लग गई है, कुछ भी खा लेते, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। अमित बोला, माँ गाड़ी रुक गई है, पता नहीं क्या हुआ। थोड़ा अमित नीचे आया, इधर उधर देखा और स्टीयरिंग को इधर उधर करते हुए बोला, सीट यार, इस गाड़ी को अभी ही खराब होना था। इतना बोलकर वो फिर से नीचे उतरा और थोड़ी दूर तक देखा तो वापिस आकर बोला, इधर कोई गैराज दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कोई भी एक इंसान नहीं दिख रहा है। अब इस गाड़ी को किसी तरह से घसीट कर मुझे किसी आसपास के गैराज तक लेके जाना पड़ेगा। तो इतना बोलकर उसने दरवाज़ा खोला और बोला कि मम्मी पापा आप थोड़े टाइम के लिए बाहर उतरो और यहीं पे हमारा वेट करो, हम इसी गाड़ी को किसी तरह से घसीट कर लेके जाएंगे और वापस आके आप लोगों को लेके चलते हैं। माता पिता दोनों वहीं पर उतर के खड़े हो गए। सुलेखा और अमित दोनों को गाड़ी को धक्का मारने का बहाना करने लगे। थोड़ी दूर तक उन लोगों ने गाड़ी को धक्का मारा और फिर थोड़ा माँ
और पिताजी के ओलझ होते ही दोनों गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। दोनों बहुत खुश हो रहे थे, चलो किसी तरह से माता पिता से छुटकारा तो मिला। इधर काफ़ी टाइम बीत गया, दोनों एक ही जगह पे खड़े थे, लेकिन सुलेखा और अमित का कोई अता पता नहीं था। फिर दोनों ने दूर एक पेड़ के नीचे देखा कि वहाँ पर छाँव है और वहीं पेड़ की छाँव में एक पत्थर पर बैठ गए। काफ़ी टाइम हो गया, शाम के 6 बज गए। आज तक बहू और बेटे का कोई अता पता नहीं था। वहाँ से शाम को 6 बजे उसी एरिया के दरोगा जी की गाड़ी निकली। दरोगा जी देखते हैं कि सुनसान एरिया में बूढ़े माता पिता बैठे हुए हैं। वो अपनी गाड़ी रोक कर गए और बोले कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब पिताजी सारी बात दरोगा जी को बताई। दरोगा जी बोले ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलो मेरे घर। दरोगा जी बूढ़े माता पिता को अपने घर लेके गए और वहाँ पर उन दोनों को खाना पानी दिया और बोले आप लोगों को जितने दिन रहना है आप यहाँ उतने दिन रहो और यहाँ पर आराम से रहो। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। यहाँ खाना बनाने के लिए एक सरिता नाम की लड़की आती है, वो आप लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तब पिताजी बोले दरोगा साहब, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इस तरह से अपने बेटे के जुर्म को नहीं सह सकता। वो घर मेरा है, मैंने एक एक पाई जोड़ जोड़ कर उस घर को बनाया, मुझे अपना घर चाहिए। दरोगा जी बोले मैं भी यही चाहता हूँ कि गलती करने वाले को सजा जरूर मिले, मैं आप लोगों के साथ। इतना बोलकर दरोगा जी पिताजी के कान में कुछ बोले। पिताजी बोले हाँ ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। इसी तरह से दूसरे दिन सुबह हुई। दूसरे दिन दरोगा जी अमित के घर पर गए एक नोटिस लेकर। दरवाजे के बाहर से ही म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, जोर जोर से गाने बज रहे थे, बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी जो कि डांस करते हुए शोर मचा रहे थे। दरोगा जी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोले तो अंदर क्या दिखता है कि वहाँ पर पार्टी चल रही थी। टेबल में बहुत अच्छी तरह से खाना सजाया गया था, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे जो डांस कर रहे थे, पी खा रहे थे। इतना देखकर दरोगा जी बोले अमित कौन है। अमित गेट के पास आया और दरोगा जी नोटिस अमित के हाथ में थमाया। तुरंत अमित ने उस पेपर को खोलकर पढ़ते हुए उसने जैसे ही पेपर को पढ़ा उसके मन में सन्नाटा छा गया, उसके हाथ पैर सन्न पड़ गए। सुलेखा वहाँ आकर बोली क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। अमित बोला ये नोटिस है, इस नोटिस में लिखा है कि हमें 10 दिन के अंदर घर को खाली किया जाए। किसी तरह से पार्टी को खत्म किया अमित ने और लग गया भाड़े के घर को ढूंढने में। उसने इस बीच में बहुत कोशिश की, अच्छे से अच्छे लॉयर को हायर किया, उसने वकील किया और बहुत कोशिश की कि मेरा घर बच जाए। लेकिन वो तो सब दरोगा जी की सोची समझी साजिश थी, वो कहाँ बचने वाला था इसमें। लेकिन 10वां दिन आया और अमित को घर खाली करना पड़ा। अमित ने एक छोटे से घर को भाड़े से ले लिया। अब यहाँ सुलेखा बिल्कुल खुश नहीं थी, बोल रही थी कि यहाँ कितनी गर्मी है, मुझे बिना एसी के रहा नहीं जाता, मैं नहीं रह पाऊँगा। अमित बोला सुलेखा मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम रुको कुछ दिनों के लिए, मैं अपना घर वापस ले रहा हूँ, मैं अच्छा से अच्छा वकील हायर करूँगा और अपना घर जरूर ले लूँगा। ये तकलीफ उन दोनों के जीवन में चल ही रही थी कि उसी दिन ऑफिस में अमित को एक और लेटर मिला जिसमें लिखा था कि अमित को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और 5 लाख का जुर्माना। उसने बहुत ज़्यादा रिश्वत ले लिया था, रिश्वतखोरी की वजह में उसे सस्पेंड किया गया था। अमित के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई थी। अमित वहाँ से थका हार ऑफिस से घर पे आया और आकर सन्नाटे से बैठ गया। सुलेखा बोली अब क्या हुआ, क्यों इस तरह से आकर बैठ गई। तो अमित वहाँ कुछ बोल नहीं पाया, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। सुलेखा के बार बार पूछने पर अमित ने वो लेटर पकड़ा दिया सुलेखा के हाथों में। सुलेखा ने लेटर पढ़ते ही जैसे उसको चक्कर ही आ गया, वो गिर ही गई। बोली अब क्या होगा, आप कैसे जिएंगे अमित, ये क्या हो गया। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि जिस रूम में अमित और सुलेखा रह रहे थे उस रूम का मकान मालिक आकर बोला कि हमें इस रूम का भाड़ा बढ़ाना है, यदि तुम इस रूम का किराया बढ़ाकर दे सकते हो तो इस रूम में रहो, नहीं तो ये घर 2-3 दिन के अंदर खाली कर दो। वो भी अमित के ऊपर दुख के साथ दुख आने लगा। अमित कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। वहाँ पर भी 3-4 दिन बीत गए। जिस रूम में रह रहे थे उसका मालिक बोला अब अपने सामान उठाओ और यहाँ से चलो। आखिरकार लास्ट दिन आ गया, अमित ने अपना सामान उठाया और रोड पे आ गया। अब वही हालात में अमित था जिस हालात में उसने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ा था, जिस तरह से उसने रोड पे अपने बूढ़े माता पिता को निकाला था, आज अमित वहीं पर रोड पे खड़ा था। अमित की पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि ये सारा काम जो है हमें हमारे पापों की सज़ा मिली है, इसी तरह से हमने अपने बूढ़े सास ससुर के इसी रोड में छोड़कर गए थे, ये सारी गलती आपकी है, आपने ऐसा नहीं किया होता
तो आज हमें ये दिन नहीं देखने मिलते। अमित बोला, सुलेखा तुम ये कह रही हो कि सारी गलती मेरी है? तुमने ही तो मुझसे सब कुछ करवाया, लेकिन गलती सच में मेरी है। तुम तो एक पराए घर की पराई लड़की थी, मैं तो उनका अपना सगा बेटा था। मैंने ये जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सारी गलती मेरी ही है। मुझे तो अपने माता पिता के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, मैं उनका इकलौता बेटा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मेरी गलती की कोई प्रायश्चित नहीं है। इतना बोलकर अमित जोर जोर से रोने लगा। वहीं पर दूर बैठे दरोगा जी उनकी बातें सुन रहे थे और आकर बोले, क्यों, क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तब अमित बोला, आप वही है ना जो मेरे घर पे उस दिन लेटर लेकर गए थे? तब दरोगा जी बोले, हाँ। अमित ने अपनी सारी बात बताई। दरोगा जी को तो पहले से सब कुछ पता था, उनकी ही तो सारी साजिश थी। दरोगा जी बोलो, चलो बैठो मेरी कार में, और अपनी गाड़ी में बैठा कर गाड़ी लेके चल दिए। जाकर अमित के घर के पास ही गाड़ी रोके। दरोगा जी वहाँ पर गाड़ी रोक कर उतर गए और बोले, चलो नीचे उतरो। अमित बोला, ये तो हमारा घर है, आप हमारे घर में क्यों लाए? ये तो पहले ही 10 दिन सील हो चुका है, ये तो हमसे सरकार ले ली है। तब दरोगा जी बोले, अंदर जाके देखो। जैसे ही अमित और अमित की पत्नी अंदर गए, उन्होंने देखा कि माँ और पिताजी अंदर बैठे हुए हैं। अमित माता पिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। शर्म, लज्जा और दुख से उसने अपने सर को नीचे झुका लिया। तब पिताजी आगे बढ़कर अपने क्रोध को रोक नहीं पाए और अमित के गालों में एक थप्पड़ लगा दिए। अमित बोला, और मारिए पिताजी, मेरी सारी गलती है। उसने अपना दूसरा गाल आगे बढ़ाया और दौड़ कर गया। दरोगा जी के हाथों में जो लाठी थी उसे लाकर पिताजी के हाथों में देते हुए बोला, और मारिए पिताजी, सारी गलती मेरी है, और मारिए, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। इतना बोलकर अमित अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो हम लोग अब इस घर में रहने के लायक नहीं हैं। जैसे ही अमित की पत्नी बाहर जाने लगे, तभी उसकी माँ बोली कि रुक जाओ बेटा, तुम दोनों का ही तो घर है ये, मेरे जीते भी और मेरे मरने के बाद भी। मैं इस घर का करूँगी क्या? मुझे कितने दिन जीना है? हम दोनों का ज़्यादा जीवन नहीं बचा है, ये जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। इतना कहकर माँ रो पड़ी। तब अमित वापस आया और माँ को गले लगा लिया। बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे उस गलती की सज़ा मिली है। आप जितनी सज़ा देना चाहती हो तुम अपने हाथों से मुझे सज़ा दो, लेकिन अपने से दूर नहीं करो। माँ बोली, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। इतना बोलकर माँ अपने बेटे और बहू को अंदर ले गई। अब अमित और सुलेखा दोनों जो माता पिता की सेवा करने के लिए नाटक किए थे, अब वो उसी तरह से सच्चे दिल से माता पिता की सेवा करने लगे और माता पिता को खुश रखने की पूरी कोशिश करने लगे। उनके घर में एक और खुशियाँ आ गई। 9 महीने बाद माता पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से एक बच्चे का जन्म हुआ और उस परिवार में खुशियों का माहौल दुगना हो गया। सब खुशी से रहने लगे। अमित को और उसकी पत्नी को अपने किए पर आज भी बहुत ज़्यादा पछतावा है। दोनों जब अकेले में बैठते अपनी गलती को एक दूसरे के सामने रखते और आज भी अपने मन में प्रायश्चित करते। शायद वो दोनों इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे जो उन्होंने किया। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते एक ऐसी ही नई कहानी के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।